असं आहे की दिंडोसी विभागात आणि नॅशनल पार्कच्या हद्दीमध्ये राहणारे जे लोक आहेत त्यांना गेल्या काही दिवसापासून वन विभागातर्फे नोटीस जात आहे आणि नोटीसमुळे एक लोकांमध्ये भयंकर एक दहशती निर्माण झालेली आहे आणि त्यांना असं वाटतो की त्यांच्या घराचं आता डिमोलिशन होईल आणि या विभागात राहणारे जे लोक आहेत 30-30, 35-35 वर्षापासून राहत आहेत आणि काही लोक असं आहेत ज्यांनी 7,000 रुपये भरून त्यांच्याकडे पावती आहे आणि महाराष्ट्र शासनाने त्यांना 2008 मध्ये 2007 मध्ये असा एक कमिटमेंट दिला होता की आम्ही तुम्हाला शिफ्टिंग देणार, जोपर्यंत शिफ्टिंग देत नाही तोपर्यंत तुम्ही तिकडे राहू शकता। आता त्या सगळ्या लोकांमध्ये एक भीती निर्माण झालेला आहे की आता त्यांच्या घर तुटणार। तो हा विषय घेऊन आज आम्ही मुख्य वन संरक्षक आहेत आमचे विभागाचे, त्यांच्या आज आम्ही भेटलो एक शिष्टमंडळ घेऊन आणि त्यांच्या समोर हा विषय ठेवला आणि याचा आज क्लिअर झालेला आहे कोणाच्याही घराचा डिमोलिशन होत नाही, कोणाच्याही घराचा डिमोलिशन होईल नाही, फक्त एक सर्वेचा काम चालू आहे आणि हा चांगला काम आहे। हायकोर्टने असा आदेश दिलेला आहे की तुमच्या विभागात तुमच्या परिसरात किती लोक कसा राहत आहेत आणि किती वर्षापासून राहतात त्यांच्या कागदपत्र तुम्ही घ्या। तो सर्वांना मी विनंती करतो की तुम्ही जे समजा दिंडोसीमध्ये, केतकीपाडामध्ये, कांदिवलीमध्ये, मगठाणामध्ये राहता तो तुम्ही तुमच्या जो नोटीस आलेला नोटीसचा रिप्लाय द्या आणि तुमच्याकडे जे काही कागदपत्र आहे तुम्ही सबमिट करा। एकदा सबमिट झाल्यानंतर शासनतर्फे एक 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 धोरणात्मक निर्णय होईल। आता निर्णयाचे नंतर काहीतरी होईल। जोपर्यंत सर्वांना शिफ्टिंग भेटत नाही तोपर्यंत कोणाचाही घर तुटणार नाही। एक विषय असा आहे की 2011 पर्यंत जेवढे घर आहेत त्याला शासनाने मान्यता दिलेली आहे आणि 2011च्या नंतरचे जो घर आहेत त्या घराबद्दल शासनातर्फे काही निर्णय होईल। जोपर्यंत निर्णय होत नाही तोपर्यंत त्यांच्या डिमोलिशन होऊ शकतं, पण असे काही कमी लोक आहेत। बहुतेक कोविडच्या दरम्यान 2020 आणि 2023 मध्ये काही लोकांनी असं घर बांधलेलं आहे। जर त्यांच्याकडे पुरावा आहे ते त्यांना आम्ही संरक्षण देऊ शकतो, नाही तर पुरावा नाही तो मुश्किल होईल। सर, मनोज जरांगे यांनी एक इशारा दिलेला आहे, मुंबईत येऊन आंदोलन करणार आहे। सध्या वेळ आणि दिवस ठरलेला नाही, यावर तुम्ही कसं पाहत आहे? आम्ही काय सांगू, इकडे आमच्या मुंबईमध्ये काही जास्ती मराठा गैर मराठामध्ये काही विवाद नाही आहे, काय वाद नाही, आम्ही सगळे बरोबर राहतो। तो याच्यासाठी तुम्ही जिकडे आंदोलन करता तिकडे करा, मुंबईला सोडा। मुंबईत येऊन हलणार नाही असंही सुद्धा त्यांनी हे इशारा केलेला आहे। मुंबई येण्याची काही गरज नाही आहे आणि त्यांचा जो विषय आहे त्या विषयावर शासनतर्फे एक पूर्ण लक्ष आहे। कारण असं आहे की मराठा जो समाज आहे त्यांना आरक्षण भेटला पाहिजे, हा आम्ही सर्वांची एक आहे, एक अशी मान्यता आहे। पण तो कसं द्यायचा हा एक मोठा प्रश्न आहे। ते सांगतात की तो ओबीसीच्या प्रवर्गातून द्या, तो ओबीसीचे लोक हे ऍक्सेप्ट करत नाही। तो शासनातर्फे एक मोठा चॅलेंज आहे आणि हे चॅलेंज स्वीकारून शासनातर्फे एक निर्णय होईल आणि आम्ही जो मराठा बांधव आहेत आमचे त्यांच्याबरोबर आम्ही उभे राहणार आणि त्यांना न्याय भेटेल असं आम्ही गवाही देतो। सर, दिल्लीमध्ये वोटिंग आहे आणि मोदीजी आज कुंभस्नानाला गेलेले, ते विरोधकांना काही त्याच्यावरती प्रश्न निर्माण करण्यात आले होते। आज एक महत्वाचा दिवस आहे, म्हणजे महाकुंभमध्ये 5 फेब्रुवारी म्हणजे एक शाही स्नानचा दिवस आहे। या दिवसचा एक संधी घेऊन आमचे पंतप्रधान तिकडे गेलेले आहेत आणि जो आमचे विरोधी आहेत त्यांच्या पोटात काहीतरी प्रॉब्लेम होत आहे, तर त्यांची प्रॉब्लेम आहे। कधीही आता काल एका खासदाराने सांगितलं की जे जात आहेत ते जो डुबकी मार के वहीं मर जाओ तुमको मोक्ष मिलेगा। ये जो महाकुंभच्या विरोधात जो एक लोकांतर्फे जो एक प्रचार चालू आहे हा बडा दुर्दैव आहे आणि असा प्रचार नाही झाला पाहिजे। बाकी दुसरे धर्मचे जो आयोजन होते त्याच्या विरोधात काही कोणी बोलू शकत नाही, पण आमच्या हिंदू धर्माचा जे काही उत्सव असतो, सण असतो आणि महाकुंभ सारखा एक मोठा कार्यक्रम असतो त्याच्या विरोधात जे बोलतात ना ते चुकीच्या गोष्टी करतात। दिल्लीमध्ये निवडणुकी एक विषय आहे, पण महाकुंभ एक दुसरा विषय आहे। महाकुंभ दिल्लीमध्ये निवडणूक आज होता है, महाकुंभ 1000-2000 वर्षापासून चालू आहे, त्याला तुम्ही दिल्ली निवडणुकीचे जोडू नका। सर, एक शेवटचा प्रश्न, अभिनेते राहुल सोलापूरकरांनी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आग्रहाहून सुटक्याच्या प्रसंगाबद्दल आक्षेप विधान केलेला आहे, यावर तुम्ही कसं पाहत आहे? सध्या राजकीय टीका अनेक होत आहेत। काय मला समजलं नाही तुमचं। सुटका झाली ते तथ्याने असं त्यांच्याकडनं काय? अभिनेते राहुल सोलापूरकर त्यांच्या सुटका झाली आहे
आग्र्यावरून जे शिवाजी महाराजांची सुटका होती तशातले अरे तो इतिहासचा सब्जेक्ट आहे, राहू दे. आता कसं काय सुटका झाली जाऊ दे. आता वर्तमानची चर्चा करो बाबा. हाँ बोलिए. हिंदी में जानना चाहते हैं कोसी विभाग और पूरे नेशनल पार्क के परिसर में बड़े पैमाने पर मेरे ख्याल से 30,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, फैमिली रहते हैं. यहाँ पर आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, गैर आदिवासी लोग रहते हैं. यहाँ पर 40-40, 50-50 साल से लोग रहते हैं और सरकार की तरफ से संरक्षण दिया हुआ है सबको. ऐसे में हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर के दबाव में आकर के वन विभाग की तरफ से सबको नोटिस भेजी गई है. उस नोटिस की वजह से अचानक इस प्रकार का एक दहशत निर्माण कर दिया गया है हमारे क्षेत्र में कि सभी का घर तोड़ने वाले हैं लोग और सबका डिमोलिशन होने वाला है. तो उसी विषय को लेकर के आज हम वहां के जो हमारे साथी हैं उनका एक शिष्टमंडल लेकर के मुख्य वन संरक्षक जो अधिकारी हैं उनसे आज मिलने आए थे और उनके सामने हमने विषय रखा और उन्हें स्पष्ट कर दिया है कि किसी का डिमोलिशन नहीं होने जा रहा है. अभी फिलहाल सिर्फ सर्वे हो रहा है कि जो भी लोग रहते हैं उनके पास कागज पत्र क्या है, उनके पास दस्तावेज क्या है. तो हमारे जितने भी दिलरुशी में रहने वाले लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि अफवाह फैलाने वालों के बातों में मत आइए. आपका कोई घर टूटने नहीं जा रहा है. हाँ, जो दुकानें हैं उन दुकानों को तोड़ने का इनका एक ऑर्डर है क्योंकि हाईकोर्ट में इन्हें शायद कमिटमेंट दे रखा है. तो दुकान अलग हो गया, कमर्शियल अलग हो गया, लेकिन घर एक अलग विषय है. तो सभी के घरों को संरक्षण दिया जा रहा है. जिन्होंने 7,000 रुपए भर करके पावती लिए हाथ में उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा. जिनके पास राशन कार्ड है उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा. हाँ, जो 2011 के बाद खासकर कोविड के दरमियान जिनने घर बनाया है उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है, लेकिन उनके पास भी अगर कोई पुरावा पहले का है तो उस पुरावा के आधार पर, सबूत के आधार पर वो भी बच सकते हैं. फिलहाल डिमोलिशन की कोई ऐसी स्थिति नहीं है और लोगों को जो डराया धमकाया जा रहा है इस चक्कर में, वहां पर तो बड़े बड़े माफिया हैं, कोई बीज माफिया है, कोई पानी माफिया. इसी में लोगों का घर बचाने के लिए लोगों से पैसा वसूलना भी शुरू कर देंगे सब. तो ऐसे लोगों को इस धमकी में नहीं आनी है, अफरा तफरी में नहीं आना है. कहीं कोई एक्शन नहीं होने जा रहा है. हमने मांग भी किया और उनकी तरफ से एक इस तरह का हमको आश्वासन भी मिला. सर मोदी जी जिस प्रकार से सर दिल्ली कुंभ गए उसके बारे में क्या कहना, लोग विवादित कर रहे हैं. बहुत अच्छी बात है. मोदी जी ने आज जो कुंभ में स्नान किया है वो आज का पवित्र दिन है. उस पवित्र दिन का फायदा उठाते हुए, उसका संधि लेते हुए उन्होंने स्नान किया है. भगवान करे उनको इस कुंभ स्नान से बहुत आशीर्वाद प्राप्त हो और जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं उस नेतृत्व करने में उनको और भी कामयाबी मिले और हिंदुस्तान को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कराने में उनको कामयाबी मिले. सर दिल्ली में वोटिंग है जिस प्रकार से कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई दिखाई दे रही, क्या कहना सर? दिल्ली में वोटिंग चालू है जिस प्रकार दिल्ली के इलेक्शन को किस तरीके से देखते हैं? दिल्ली के इलेक्शन में केजरीवाल जी का तंबू उखड़ने वाला है और कांग्रेस पार्टी जो इतना फाए फाए कर रही है मुझे नहीं लगता कि जीरो से आगे बढ़ पाएंगे और सरकार वहां पर भारतीय जनता पार्टी की बन सकती है, ऐसा हमको अंदाज मिल रहा है. सर वन क्षेत्र में अभी आज करीब 450 जो दुकानदार हैं वो 3 दिन के स्ट्राइक पे गए हुए हैं. उनके लिए संजय निरुपम क्या पहल करने वाले हैं? दुकानदारों के लिए तो खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि हम मानवीयता के आधार पर उन लोगों के लिए खड़े हैं जिनके घर है और जिस तरह के लोग घर में रहते हैं, कोई ताड़पत्री के अंदर, कोई एक एस्बेस्टस का घर बना करके रह रहा है. तो ऐसे लोगों का घर देख करके हमको शर्म आती है, अपने आप पे शर्म आती है कि आज देश को आजादी मिले 75 साल हो गए लेकिन गरीबों को अभी तक हम घर नहीं दे पाए. और ऐसे में अगर कोई गरीब मजबूरी में वहां घर में रह रहा है तो उसको उजाड़ने का अधिकार किसी को नहीं. तो घर बचाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन दुकानदारों के लिए चूंकि हाईकोर्ट का भी ऑर्डर है, इन्हें भी कमिटमेंट दे दिया है, तो इसलिए दुकानों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. सर ये मामला केंद्र सरकार से होते हुए आप भी 5 साल तक सांसद रहे हैं, तो आपने उसमें क्या किया था और ये मामला आज तक क्यों पहुंचा? पार्लियामेंट में नेशनल पार्क में रहने वाले जो आदिवासी समाज के लोग हैं उसके ऊपर 3 या 4 बार भाषण हुआ. 4 बार मैंने ही भाषण दिया था और हमेशा सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की. लेकिन इतना बता दूं आपको, इसका सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, राज्य सरकार का विषय है और राज्य सरकार इस विषय को लेकर हाईकोर्ट में बहुत अच्छे ढंग से सभी लोगों के घर को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है. सर एक आखिरी सवाल है, जो लोग रह रहे हैं आप भी ये कह रहे हैं कि उनको घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तोड़ेंगे? मैं उसका रास्ता बताता हूं. जब फडणवीस जी पिछली बार मुख्यमंत्री थे तब इस प्रकार का इंतजाम किया गया था कि 2011 तक के घरों को मान्यता दी जाए, उसको अवैध माना जाए. आज 2025 है तो मैं ऐसा चाहूंगा कि सरकार 2020 तक के घरों को बचाने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करे, जीआर जारी करे. उसकी वजह से 2011 के बाद के घरों को भी बचाया जा सकता है. लेकिन सरकार का जब तक निर्णय नहीं आता तब तक आगे इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता. सर एक आखिरी सवाल है, मनोज जरांगे ने सरकार को एक इशारा दिया है, मुंबई में आके आंदोलन करेंगे बट लेंगे नहीं. आप इस बार
सरकार किस तरीके से? मैं मनोज जरांगे पाटिल साहब को इतना ही कहूंगा कि आपकी जो लड़ाई चल रही है आप उधर ही लड़िए ना, इधर काहे के लिए हम लोग को तंग करने आ रहे हैं। अरे मुंबई में ऐसा कोई मराठा गैर मराठा कोई विवाद है नहीं। हाँ, जहां तक मराठा नौजवानों को आरक्षण देने की बात है वो एक बहुत ही वैलिड प्रश्न है, सही प्रश्न है। उस प्रश्न को लेकर के सरकार गंभीर है, चिंतित है। आने वाले दिनों में मराठा नौजवानों को आरक्षण मिले ताकि उनके जीवन में सुख मिले, ताकि उनको नौकरी मिले, ताकि उनको पढ़ाई लिखाई में सुविधा मिले। अब जरांगे पाटिल साहब बार बार जिद ये करते हैं कि ओबीसी के कोटे में से उनको ये दीजिए, आरक्षण दीजिए। ये जिद थोड़ी सी आपत्तिजनक है, इसलिए कि ओबीसी का एक अपना हक है। अब ऐसे मराठा लोगों को भी आरक्षण देने के लिए एक दूसरा अलग से इंतजाम करना चाहिए। सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है और मुझे लगता है बहुत जल्दी रास्ता निकलेगा और हमारे महाराष्ट्र के तमाम मराठा नौजवानों को भी आरक्षण मिलेगा। कोई जरूरी नहीं कि ओबीसी के हिस्से में लिया जाए।